केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। बैठक में सरकार के प्रदर्शन समेत विभिन्न बिंदुओं पर की जा सकती है चर्चा। आज बंगाल पहुंचेंगी निर्वाचन आयोग की टीम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में करेगी समीक्षा और कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी टीम। सेनाओं की ताकत बढ़ेगी। 5 रक्षा सौदों को मंजूरी। 39,000 करोड़ के सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल और रडार शामिल। सीएम योगी ने विश्व वन्य जीव दिवस की प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम ने कहा, विशेष अवसर पर सभी प्रकृति प्रेमियों का अभिनंदन है। 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजों पर लगाएंगे कैमरे। इमेज स्टॉपिंग टूल से लैस होंगे ये। अपराधियों का मास्क लगाकर चेहरा भी पहचान सकेंगे। 57 जिलों में बारिश के आसार। 18 जिले रहेंगे ड्राई। 47 में बिजली की चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे पीएम की मंत्री परिषद की बैठक। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर पीएम मोदी की मंत्री परिषद की बैठक है आज। और पीएम मोदी दूसरे कार्यकाल की ये आखिरी मंत्री परिषद की जो बैठक है वो करने जा रहे हैं। इसकी अध्यक्षता भी पीएम मोदी करेंगे। सरकार के कामकाज पर भी चर्चा हो सकती है। 15 दिन बाद लोकसभा का चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है कि कई तरह के जो कयास है वो भी देखा जा रहा है। तारीखों का भी ऐलान संभव माना जा रहा है 15 दिनों के बाद। और ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के कामकाज पर चर्चा हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करते नजर आएंगे इस बैठक की। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान भी हो सकता है। और पीएम मोदी की मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। किस तरह से सारी रणनीति बनाई जाए, क्योंकि समय बेहद कम है और इस कम समय में पूरी रणनीति तैयार करने पर भारतीय जनता पार्टी का जो जोर है वो देखा जा रहा है। तमाम तरह की जो बैठकें हैं वो भी देखी जा रही है। लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखा जा रहा है। चाहे छोटे स्तर की बात कर ले या बड़े स्तर की बात कर ले, हर तरह से हर एक कवायद बीजेपी की ओर से देखी जा रही है। क्योंकि यह भी एक खबर है कि सरकार के कामकाज पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है और मानक भी तैयार किए जाएंगे कि किस तरह से आगे की जो रणनीति है उस पर अब आगे की जो तैयारी है वो भी की जाए, रणनीति बनाई जाए। क्योंकि समय अब कम बचा है और इस कम समय में बताया ये भी जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का जो ऐलान है, चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान 15 दिनों के बाद हो सकता है। सरकार के कामकाज पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। आखिरी बैठक बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ लोकसभा की चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। पीएम मोदी दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्री परिषद की बैठक बताई जा रही है। सरकार के कामकाज पर यानी कामकाज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। 15 दिन बाद लोकसभा का चुनाव की जो तारीख का ऐलान है वो भी देखा जाएगा, संभव भी बताया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में ये बैठक होनी है। मंत्री परिषद की आखिरी बैठक होगी और खुद प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते नजर आएंगे। तो तमाम तरह के जो कयास है वो भी देखे जा रहे हैं। कामकाज पर बात होगी और सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी और राय मशवरा भी किया जाएगा, लिया भी जाएगा। इसके साथ ही साथ देखा यह भी जाएगा कि आगे की जो तैयारी है वो किस तरह से की जाए, किस तरह से मानक तैयार किए जाएं, किस तरह से अपनी एक पैठ जो है मजबूत की जाए। लोकसभा का चुनाव भी बेहद पास है और इस कम समय में कैसे लोगों के बीच मजबूत पैठ बनाई जाए, मजबूती लाई जाए, इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, ये बड़ी खबर। और 15 दिन बाद लोकसभा का चुनाव का जो ऐलान है, तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है। मंत्री परिषद की बैठक होनी है। एक तरह से देखा जा रहा है जहां पर मंत्री परिषद की बैठक होनी है, वहीं अब यूपी में भी देखा जा रहा है कि सीएम योगी की अध्यक्षता में भी आज एक बैठक होने वाली है जिसमें तमाम तरह की चर्चाएं की जाएगी। हर स्तर पर देखा जा रहा है, तमाम दिग्गज बैठक करने में लगे हुए हैं। बैठकों का जो दौर है लगातार देखा जा रहा है। किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए इस पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं।
और सीधा चलते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना, जहां पर राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है। क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी, ये भी आपको सुना देते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। दूसरा अन्याय, सामाजिक अन्याय। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। आदिवासी कितने हैं? 8%। दलित कितने हैं? 15%। कितना होता है? 73 होता है। अब आप देखो, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको वहां एक आदमी नहीं मिलेगा। मालिकों की लिस्ट में आपको एक कुशवाहा नहीं मिलेगा, एक माझी नहीं मिलेगा, एक यादव नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको एक आदमी वहां नहीं मिलेगा। 650 हाईकोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में। 73% आबादी के पास 100 हैं। ठीक है? हिंदुस्तान को 90 सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस अफसर। वो पूरे बजट को बांटते हैं। 73% आबादी के 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखें तो 6% बजट ये लोग देखते हैं। 73% जनता के अफसर 6% बजट को देखती है, 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। हमने जाति जनगणना की बात उठाई। हमने सिर्फ यह कहा, देखिए जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, अस्पताल गए आप, पहला काम डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सरे कराओ। कहा ना कि भैया हाथ टूटा है, लगता है हाथ टूटा है, एक्सरे कराओ। तो हमने कहा कि भैया हिंदुस्तान का एक्सरे करा देते हैं, जाति जनगणना करा देते हैं, पता लग जाएगा पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब कितने, कितना धन कितना किसके हाथों में है। अब इसका तो किसी को इतराज नहीं हो सकता, किसी को इतराज नहीं हो सकता कि हम कह रहे हैं भैया देश का एक्सरे कराओ, पता लगाओ धन किसके हाथ में है, पूरे के पूरे एसेट्स किसके हाथ में, अदानी के हाथ में कितना है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई जात ही नहीं है, 2 ही जात है, एक गरीब है, एक अमीर है। अच्छा, अगर 2 ही जात है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए? पहले आप कहते थे हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं। अब हमने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, आप कहते हो भैया इस देश में तो ओबीसी है ही नहीं, पिछड़े है ही नहीं, सिर्फ 2 जात है। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप नहीं चाहते हो कि देश की सच्चाई 73% को पता लग जाए। प्राइवेट कॉलेजेस देख लीजिए, उनके मालिक देख लीजिए, 73% में आपको वहां एक नहीं मिलेगा। अस्पतालों के मालिक देख लीजिए, उधर 73% का आपको एक नहीं मिलेगा। तो कहा जाता है कि आपको भागीदारी दी जा रही है। नरेगा की लिस्ट निकालो भैया, डिस्टर्ब मत करो, नरेगा की लिस्ट निकालो आप, ठीक है? मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 73% दिख जाएंगे। ये जो सड़क बनाते हैं इनकी लिस्ट निकालो, इनकी लिस्ट में आपको सब दिख जाएंगे। यहां आपको पिछड़े दिख जाएंगे, दलित दिख जाएंगे, आदिवासी दिख जाएंगे। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर मजदूरों की लिस्ट में 73% दिख सकते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में क्यों नहीं दिख सकते? स्कूल कॉलेज के लिस्ट के मालिक में क्यों नहीं दिख सकते?
इन्होंने क्या गलती की है, इनमें क्या कमी है? और ये 73% है। इनको आपने कहा, पहले क्या होता था, पहले इनके लिए रास्ता बनता था। कैसे बनता था? पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। आपको याद होगा BHEL, HEL ये सब कंपनियां थी, सरकारी नौकरियां लगती थी, इसमें इन लोगों का रास्ता बन जाता था। अब क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। HL के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अदानी जी को दे रहे हैं। अग्निवीर योजना लागू कर दी। पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। तो दो लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, 4 में से एक को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और 3 को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद, वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद। ये अग्निवीर तो शहीद ही नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे, ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरे मुताबिक यह अन्याय है आपके खिलाफ, इसलिए मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो 73% जो आबादी है उनको कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए। ठीक है, शायद मान लीजिए आप कहें कि भैया नहीं, राहुल गांधी गलत बोल रहा है, हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना। पता नहीं आपको लगे, आप शायद ये सोचो, फिर आपको नहीं भैया हमें मीडिया के मालिकों की लिस्ट में हमें नहीं चाहिए, तो फिर होगा क्या? मैं बताता हूं आपको। आपका क्या मीडिया में कोई भी मुद्दा उठता है? कभी आपने देखा मीडिया में, कभी आपने देखा कि भाई किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है? कभी आपने देखा? क्यों नहीं? कभी आपने अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? कभी पूछा आपने अपने आप से? आपका उसमें कोई आदमी है ही नहीं। आप रिपोर्टर है भैया, आपकी क्या चलती, कहां चलती है? नहीं, आप बीबीसी में काम करें मगर आपकी थोड़ी चलती है। आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। आपका नाम क्या है? हाँ, रवि। आप रावी, हाँ, आप मुझे बताओ, आपने बीबीसी में अग्निवीरों की बात की? अच्छा, और बीबीसी अदानी की कंपनी है क्या? किसकी है? तो आप हमें कह रहे हो कि आप एक विदेशी कंपनी के लिए काम करते हो। आप मुझे कह रहे हो पब्लिक ब्रॉडकास्टर, आप विदेशी कंपनी है आपकी, है ना? विदेशी कंपनी अग्निवीर की बात कर रही है। अजीब सी दुनिया है। विदेशी कंपनी में हिंदुस्तानी आदमी मुझे कह रहा है कि नहीं भैया हमने उठाया। नहीं, आप विदेशी कंपनी, हाँ करता है बीजेपी का। ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा ये। नहीं, मगर मेरा कहना है, देखिए मजे की बात देखिए, विदेशी कंपनी
बीबीसी अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया की कंपनी अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रही। क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनियां अदानी जी जैसे 2-3 उद्योगपति के हाथ में है। तो मेरा कहना है कि आपकी बात, आपकी आवाज मीडिया में नहीं उठाई जाती। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल सिस्टम की, कोर्ट की। ठीक है, 650 हाईकोर्ट के जज हैं, उसमें 73% ठीक है, ठहर जाइए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, और अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मुरैना में उन्होंने संबोधित किया और सत्ताधारी दल पर भी निशाना साधा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करें अटकलों का अंत, एनडीए के हुए जयंत। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। इसको लेकर के शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और माना जा रहा है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री, आरएलडी के विधायक भी बनाए जा सकते हैं मंत्री, यानी कि जयंत चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और शाम 5 बजे के करीब ये बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि आज का दिन कई तरीके से, कई विषयों को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। जयंत के आने से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जो ताकत है वो बढ़ती नजर आएगी। जाट वोटों पर जयंत और आरएलडी की अच्छी पैठ मानी जाती है, जिसको लेकर के इसका जो नतीजा है वो भी देखने को मिलेगा। बीजेपी के कदम से गठबंधन को बड़ा झटका भी माना जा सकता है, लग सकता है जयंत चौधरी को दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। तो जयंत चौधरी पर भी देखा जा रहा है कि अब एनडीए में शामिल होने के बाद मंत्री भी बनाए जा सकते हैं जयंत चौधरी, और पश्चिमी यूपी को साधने की बीजेपी की जो कवायद वो देखी जा रही है। जयंत अब उनको एक अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक अहम जिम्मा सौंप सकती है। अखिलेश से गठबंधन की अटकलों पर भी विराम देखा जा रहा है, लगता नजर आ रहा है। जयंत के आने से पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी की जो ताकत है बढ़ती नजर आएगी। तो जाट वोटों पर जयंत और आरएलडी की जो पैठ है बेहद मजबूत है। और बुलंदशहर से अनिल मीणा इसी खबर पर है। अनिल, जिस तरह से ये बैठक होने जा रही है, शाम 5 बजे का समय नियत किया गया है। माना जा रहा है कि आरएलडी के जो जयंत हैं उनको भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर जयंत चौधरी को लगातार लेकर जिस तरह से चर्चाएं जो जोरों पर चल रही थी, तो अब वो अटकलों का दौर है वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शाम आज 5 बजे जिस तरह से जो मंत्रिमंडल का गठन और विस्तार होने वाला है योगी सरकार में, और कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है जयंत चौधरी को लेकर, तो जयंत चौधरी को लेकर अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाट बाहुबल काम उसको साधने के लिए जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो अखिलेश यादव से जो जयंत चौधरी का जो गठबंधन की जो बात थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और लगातार बीजेपी का जो पल्ला देखा जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात की जाए तमाम सीटों की, चाहे बुलंदशहर की बात की, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, शामली या मुजफ्फरनगर, तमाम जगह की बात की जाए तो यहाँ जो जाट बाहुबल सीटें हैं, और जाट बाहुबल सीटों में अगर जयंत चौधरी जिस तरह से मंत्रिमंडल में अगर शामिल होते हैं और उनको मंत्री बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जाटों का एक तरह से बीजेपी को एक तोहफा की तरह से बीजेपी एक तोहफा दे रही है, जो जिससे कि तमाम जाटों को साधे बात की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे है, और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो बीजेपी ने जो लगातार जो सीटों की जो घोषणा की है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि जो एनडीए ने जिस तरह से 51 सीटों पर लोकसभा की सीटों को देखते हुए जो घोषणा कर दी उत्तर प्रदेश में, तो वहां भी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए आज की, तो जिस तरह से 5 बजे जो बैठक होने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक अहम बैठक है, और जिसमें जो सबसे ज्यादा बीजेपी ने जो एक जो दांव खेला है वो
जाटों पे खेला है और जाटों को लेकर जिस तरह से जो अटकलें दिखी जाए, लगातार किसान आंदोलन में भी लगातार जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे वो तमाम जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश के कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो जाटों को साधने के लिए जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दाव खेला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा दाव खेला है। और दाव कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम और जो पार्टियां चाहे सपा हो या और अन्य पार्टियों कहीं ना कहीं चारों खान चित्त होते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो जिस तरह से बीजेपी का जो एक जो वर्चस्व है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो जयंत चौधरी के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि तमाम जो चीज पश्चिम उत्तर प्रदेश जो माना जा रहा है वो जाट बाहुबल माना जा रहा था। और जाट बाहुबल को देखते हुए ही आज 5 बजे जो बैठक होगी वो एक अहम बैठक होगी। और इस अहम बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं वो तो शाम 5 बजे के बाद पता पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जो अटकलें का जो दौर चल रहा था वो पूरी तरह से अब समाप्त होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। और अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो जाटों के जो जाट बाहुबल जो क्षेत्र थे उसको लेकर कहीं ना कहीं जो चेहरे हैं लोगों के, जो चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी दिखाई दे रही है। और देखिए अगर बात की जाए कुछ लोगों की, तो मेरे साथ यहाँ कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अगर बुलंदशहर की बात करें तो जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे साथ एक तो मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरह से मेरे साथ एक राजनीति में काफी इन्होंने ये भी अपनी राजनीति में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखा जा रहा है तो जिस तरह से 5 बजे एक अहम बैठक होने वाली है और जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की जा रही है, कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं शुरू से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि कल 6 बजे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विनोद तावड़े जी शुरू करते हैं। उसमें 195 नामों की घोषणा होती है और 195 नामों में 51 नाम जो अपने उत्तर प्रदेश के उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। वो शंकाएं सभी दूर हो गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुराने जितने भी पहले एमपी थे उन्हीं पर अपना आभार जताया है। नहीं, अगर आज की जो बात किया जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से देखा जा रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो जाटों का एक गढ़ माना जाता है और आज उसमें देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी के लिए कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है योगी सरकार में। देखिए आज या 1-2 दिन में आचार संहिता से पहले ही मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार यूपी में होगा। उसमें RLD के 1 या 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आसपास से श्री राजवर साहब को भी बनाया जा सकता है और दारा सिंह चौहान साहब का भी नाम चल रहा है उसमें। इलेक्शन से पहले ये सभी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़े फायदेमंद हैं। रही जाटों की बात, तो जाट समुदाय हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है। लेकिन कहीं भी कोई भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट था तो वो सभी माननीय जयंत चौधरी साहब ने वो पूरा कर दिया है। और निश्चित तौर पर ही उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीट पर बीजेपी विकसित भारत का जो सपना जो मोदी जी ने दिखाया है उसे पूरा करने में हमें सहयोग होगा। अच्छा, देखा जा रहा है जिस तरह से सिर पे लोकसभा का चुनाव भी है और अगर जो जिस तरह से बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा दाव खेला है जो जाटों को लेकर, जिस तरह से जयंत चौधरी की जो अटकलें लगातार देखी जा रही थी कि जो अटकलों का दौरा जो समाप्त हो रहा है, 5 बजे योगी जी का मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। तो उसको लेकर अगर क्या बात की जाए तो लगातार देखा जाए बुलंदशहर की बात करें, शामली की बात करें, जब मुजफ्फरनगर की बात करें, मेरठ की बात करें और तमाम बागपत की बात करें, ये तमाम जो जितनी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं देखा जा रहा है जाट बाहुबल सीटें हैं। और तो उसको लेकर एक जो दाव खिलाए तो उससे कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी? इसमें ऐसा है कि जो जाट बाहुल सीटें हैं उन पर जाट प्रत्याशियों को ही ज्यादातर उतारा गया है और वहां पर 100% क्या 101% ही बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। और रही बात 195 सीटों में, उनमें से 102 सीटें SC ST और OBC को बीजेपी ने दिया है। तो मानिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो PTA की बात करते हैं वो भी उनकी जो है उन्हें उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ही देखा जाए तो असली PTA की बात करने वाली है। बिल्कुल अनिल, आपसे आगे की जानकारी लेंगे। प्रत्याशियों को PTA के लोगों को ही अपना किया। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपसे आगे की जानकारी लेंगे। हमारे साथ मेरठ से संवाददाता एक और जुड़ चुके हैं, जिसके साथ ही साथ आपको ये देखा जा रहा है कि क्योंकि आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। आज चाहे वो केंद्र की बात कर लें या फिर राज्य की बात कर लें, आज जो बैठक होनी है बेहद महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी को लेकर के जो माना जा रहा था तो एनडीए में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का जो बड़ा दाव है वो भी देखा जा रहा है। जाट वोटर्स को साधने की जो कोशिश है वो देखी जा रही है, किसान वोटर्स जो हैं उनको साधने की कोशिश भी देखी जा रही है। और
अब ये माना भी जा रहा है, कहीं तक लोगों का भी ये मानना है कि क्या जयंत चौधरी इसी वजह से एनडीए में शामिल हुए हैं कि उनसे जाट वोटर्स जो हैं, जो किसान वोटर्स हैं, उनको अपने पाले में लाया जा सके। तो ये बड़ा और अहम सवाल भी हो जाता है। और जाट वोटों पर जयंत और आरएलडी की अच्छी पैठ भी मानी जाती है, जिसको लेकर के अब चूंकि माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को एक नई जिम्मेदारी, मंत्री पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। फिलहाल 5 बजे का समय है बैठक का, और 5 बजे जब बैठक होगी तो उसमें देखा जाएगा कि इसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही साथ तमाम जगह से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और लखनऊ से हमारे साथ भरत सेठी हैं। भरत, जिस तरह से माना जा रहा है कि शाम 5 बजे बैठक होनी है, सभी की जो निगाहें हैं इस समय 5 बजे है, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से जयंत चौधरी को लेकर के चर्चा की जानी है। जयंत चौधरी को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कोई ऐसा पद सौंपा जा सकता है जिसको लेकर के राजनीतिक जो सरगर्मी है बेहद तेज मानी जा रही है। पूरी जानकारी क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जब समाजवादी पार्टी का जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा या फिर राष्ट्रीय लोकदल ने साथ छोड़ा, तो साफ तौर पर यह कहना जाना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है सपा को। और फायदा अगर बात करें, एनडीए को फायदा हुआ है। एनडीए में का साथ अब मिल चुका है, एनडीए के साथ में आ चुके हैं जयंत चौधरी। जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जयंत चौधरी ने, चाहे वो नड्डा जी की बात कर लें, चाहे वो अमित शाह जी की बात कर लें, उनके साथ उनकी बैठक की, उन्होंने उनके साथ उसके बाद उन्होंने ये पुष्टि कर दी कि अब हम एनडीए के साथ में हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक कह सकते हैं कि जो आरएलडी के साथ में था वो साथ में रहेगा, और इसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी को मिलने वाला और एनडीए को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव जब बेहद नज़दीक है, लोकसभा चुनाव, उसके साथ में सपा का साथ छोड़ना तो निश्चित तौर पर सपा को झटका है, और एनडीए के वोट बैंक में जो परसेंटेज है उसमें निश्चित तौर पर इजाफा होगा और इजाफा होने को मिलेगा। किसान वोटर्स, जाट वोटर्स, एक बड़ा वोट बैंक इस समय कह सकते हैं कि आरएलडी के साथ में है, और जहां आरएलडी का रुख होगा, जहां पे उनके जो बड़े नेता हैं जयंत चौधरी इशारा करेंगे, तो तमाम जो परसेंटेज वोट का आंकड़ा बढ़ना ये निश्चित है। आज अगर बैठक भी है उत्तर प्रदेश में, योगी मंडल का माफी चाहते मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आरएलडी के जो 2 विधायक उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा का चुनाव है, जनता को आकर्षित करना है, किसान वोटर्स को, जाट वोटर्स को अपनी तरफ लाना है, तो साफ तौर पर बीजेपी सोच के कदम उठाएगी, और जिससे बीजेपी को फायदा हो और आरएलडी जो उनके साथ में जुड़ी है उनको फायदा हो। बिल्कुल भरत, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि समय बेहद कम है। मंत्री परिषद की जो बैठक है वो भी देखी जाएगी आज, और लेकिन जो शाम 5 बजे बैठक होने वाली है, माना जा रहा है इसमें कई जो नेता हैं उनको भी कई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बात कर ले ओपी राजभर की, तो उनको भी बताया जा रहा है कि कई जो अहम जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती है, क्योंकि ओपी राजभर हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं, और अब चूंकि उन्हें एक जिम्मेदारी सौंप करके उन्हें भी सांत्वना देने की, एक संतुष्टि प्रदान करने की भी कही जा सकती है कि कोशिश बीजेपी की ओर से की जा सकती है। भरत, जो वरिष्ठ नेताओं से जो ओपी राजभर जी, बिल्कुल, जो वरिष्ठ नेताओं से ओपी राजभर जी की जो बात है वो पहले से ही चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी समय पहले से ही ये बयान देना शुरू कर दिया था कि मैं बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में शामिल होऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा। इसके बाद भी कई बार उनसे पूछा गया, मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं हो, उन्होंने कहा कि वक्त आएगा जब मैं मंत्रिमंडल में शामिल होऊंगा और आप मुझे मंत्री के रूप में देखेंगे। फिलहाल आज जो सूत्र बता रहे हैं उस पर यह मोहर लग रही है कि आज शाम को 5 बजे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर जरूर दिखेंगे। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक और नाम जो सामने आ रहा था, वो आ रहा था दारा सिंह का। दारा सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर जो अटकलें हैं वो बरकरार हैं, इस पर अभी मोहर नहीं लगी है। लेकिन आरएलडी के 2 विधायक हैं जो शामिल हो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा, और जो नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है वो नुकसान समाजवादी पार्टी के खेमे में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कम होगा, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एंड
गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी है और तमाम जो इंडिया गठबंधन के छोटे छोटे जो गठबंधन है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, तमाम गठबंधन है, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है एनडीए के सामने खड़े रहना। अब उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जो भी कहते हैं जब पीएम का रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एनडीए एक मजबूत कह सकते हैं रणनीति बना रहा है। उसी रणनीति के तहत ये आगे की जो कह सकते हैं जो कार्रवाई है जो हो रही है, भरत, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी यही दे रहे हैं कि पश्चिमी यूपी को साधने की जो कवायद है आप देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और एनडीए में शामिल होने के बाद अब देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है, शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ भी बैठक करने वाले हैं। कई अहम जिम्मेदारी, कई अहम जो पद है वो भी सौंपे जा सकते हैं। अहम जिम्मेदारी के साथ ही साथ आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें भी जो तैयारी है, चर्चा है, वो भी देखा जाएगा, मंथन किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।